हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच, और इस बैच में हम लोग टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 100 वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इसी 100 वीडियोस के वीडियो सीरीज में वीडियो नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा टेस्ट बेसिकली यूज किया जाता है स्टार्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? सल्फर सॉल्यूशन या फिर ब्रोमीन सॉल्यूशन, क्लोरीन सॉल्यूशन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन? याद रखिए स्टार्च होता है क्या? स्टार्च बेसिकली आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है, और ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कई बार मैं आपसे ये बताया हूं कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, सारे के सारे आपके ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो इनमें से कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए? या फिर अगर पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यूज करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन का। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ये स्टार्च की क्वांटिटी देखने को मिला। जैसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हो टेस्ट करने के लिए वीट, चावल, और उसके साथ साथ ये बेसिकली आपका वीट तो गेहूं होता है, और ये राइस में भी देखने को मिलता है चावल। क्लियर? तो आप दोनों में से किसी एक सब्सटेंस को, फूड सब्सटेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में आप पोटैटो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी देखने को मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप फूड को सिलेक्ट करोगे, देन उसमें आप 2 to 3 ड्रॉप्स बेसिकली जब उसमें आप ऐड करोगे आयोडीन सॉल्यूशन। क्लियर? आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद से उसका कलर क्या हो जाता है? उस पर्टिकुलर फूड का कलर बेसिकली आपका ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में। किसमें? ब्लू ब्लैक कलर में। तो ये बेसिकली जो आपका ये जो ब्लू ब्लैक कलर में जो आपका ये कन्वर्जन देखने को मिला, इसके बेस पे आप ये कहोगे कि इस पर्टिकुलर फूड में आपका ये क्या प्रेजेंट है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्लियर? और ये आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च के लिए सेम ही टेस्ट आप परफॉर्म करोगे। तो इसका आंसर आपका ये 4 हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप इसको खुद से रीड कर लीजिएगा जब आपको मैं शेयर करता हूँ जो भी पीडीएफ बोल सकते हैं, तो उसमें आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। टेस्ट फॉर प्रोटीन से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये प्रोटीन बेसिकली, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, तो दाल कह सकते हो कि दाल या फिर पल्सेस दालें में इसमें जो है इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि सोर्स होता है आपका ये प्रोटीन का। सोयाबीन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो आप इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करोगे? सबसे पहले तो आप जो उस पर्टिकुलर फूड को आप सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका ये प्रोटीन की क्वांटिटी देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आप जब उस पर्टिकुलर फूड को सेलेक्ट करोगे, उस फूड को आपको क्या करना होगा कि ग्राइंड करना होगा, उसको अच्छे से पीसना होगा। क्लियर? उसके बाद उसमें आप ऐड करोगे बेसिकली उस पर्टिकुलर फूड को, जो है जो भी आपने उसको ग्राइंड करके जो स्मॉल पीसेज में उसको कन्वर्ट किया है, उसको बेसिकली एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में ऐड करना होता है। क्लियर? उसके साथ साथ उसमें आप 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कीजिए और उसको थोड़ा सा जो है सेक कर लीजिए। उसके बाद से जो है जो आपका ये पेस्ट आपने बनाया है, जब ग्राइंड करोगे तो आपका ये पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका ये फूड मटेरियल होगा। उसके बाद से जब उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखोगे और ये जब 10 ड्रॉप ऑफ उसमें वाटर ऐड कर दोगे, उसके बाद से क्या देखने को मिलेगा कि ये जो बेसिकली फिर उसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 2 ड्रॉप्स ऑफ आपका जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपका कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 होता है। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको ऐड करना होता है 2 ड्रॉप्स। उसके बाद से 10 ड्रॉप्स ऑफ आपको ऐड करना है कॉस्टिक सोडा। ये कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन क्या होता है? तो बेसिकली आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिकली आपका ये बेस होता है। और ये बेसिकली मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा बेसिकली आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर? और एक आपका और सोडा होता है वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो आपका ये वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। क्लियर? ये आपका जो है ये सोडियम कार्बोनेट होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है आपका जो है कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा आपको नहीं भूलना, ये बेसिकली आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब आपको इन सारे ही बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन को जब आप ऐड करोगे टेस्ट ट्यूब में, तो कुछ समय के बाद से जो आप उसको सेक भी करना है, और ये जब देखोगे तो उसका कलर जो होगा कुछ मिनट के बाद से जो है उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जो भी आपने ऐड किया है उसका कलर बेसिकली जब ये वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, तो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर आपका जो फूड मटेरियल था उसमें आपका ये प्रोटीन प्रेजेंट था। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके से आप प्रोटीन टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सेम पेज पे एनसीईआरटी के बोल सकते हैं कि जहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट मेंशन है, उसी टेस्ट पे आपका जो है पेज पे ये प्रोटीन टेस्ट के भी बारे में ये पॉइंट दे रखा है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है इस पर्टिकुलर सेट में, बोल सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू आपको जो है वो बताना है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का, इनमें से क्रोमियम या फिर आयरन या फिर नाइक्रोम या फिर सिल्वर।
तो याद रखिए बेसिकली जो एलॉयज जो होते हैं, मिश्र धातु जो होते हैं ना, ये बेसिकली इनका जो है रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो इनमें से केवल एक ही आपको दिख रहा है नाइक्रोम, ये आपका एलॉय है, तो इसका आंसर आपका ये थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से भी इसका आंसर आप कर सकते थे। यहाँ पे क्रोमियम क्या है, क्रोमियम बेसिकली आपका ये एलिमेंट है, क्लियर। ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन ये आपका एलिमेंट होता है और ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है आपका क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। आयरन बेसिकली इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है और ये इसका लैटिन नेम फेरम होता है, क्लियर। और ये कह सकते हैं कि जो आपका ये भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका ये 26 होता है। और ये सिल्वर भी आपका ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्लियर। तो ये बेसिकली सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag होता है और इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, क्लियर। इसका लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम होता है। क्या होता है, अर्जेंटम होता है। लेकिन याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है सिल्वर को और गोल्ड में। तो गोल्ड बेसिकली जो होता है इसका सिंबल क्या होता है, Au होता है, एरम होता है, क्लियर। एरम बेसिकली जो है इसका आपका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, ये कितना होता है। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है एरम का, क्लियर। मैं कई बार आपसे रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आपका ये टेबल है, यहाँ पे देखिए ये कंडक्टर्स है, एलॉयज है और ये इंसुलेटर्स है। तो इसमें से बेसिकली जो भी आपका यहाँ पे देखिए एलॉयज, इसका जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका किसका एलॉय होता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड फेरस का होता है। इसका वैल्यू देखिए रेजिस्टिविटी का 100 × 10⁻⁶। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट एलॉयज का नाम आप याद रखेंगे, मैंगनीज, क्लियर। ये कॉपर, मैग्नीज और उसके साथ साथ ये निकल का, ये बेसिकली आपका एलॉय होता है। कैंस अटेंटन, ये बेसिकली जो है किसका एलॉय होता है, तो कॉपर एंड निकल का। तो यहाँ पे इनका वैल्यू आप देख सकते हैं, जो एलॉयज का जो वैल्यू जो होता है रेजिस्टिविटी का वैल्यू काफी अधिक देखने को मिलता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स बेसिकली आप उन्हें कहते हैं जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखने को मिलता है, क्लियर। जो बेसिकली आपके जो मेटल्स जो होते हैं बेसिकली आपके कंडक्टर्स होते हैं, क्लियर। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि जो आपका सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और ये मैंगनीज, ये आपके कंडक्टर्स हैं के एग्जांपल्स बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है इंसुलेटर्स के बारे में, जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देखने को नहीं मिलता है। और ये इंसुलेटर्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ग्लास हो गया, हार्ड रबर, इबोनाइट। इबोनाइट के बारे में याद रखें खास करके, ये आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आपका इंसुलेटर है या फिर नहीं, इस टाइप से भी क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। तो इबोनाइट के बारे में याद रखेंगे, ये बेसिकली आपका इंसुलेटर्स होता है। डायमंड हो गया, डायमंड बेसिकली क्या होता है कि आपके कार्बन के एलोट्रोप होता है, कार्बन के एलोट्रोप। 3 एलोट्रोप्स के बारे में याद रखेंगे कार्बन के, जैसे कि आपका डायमंड हो गया। उसके बाद से सेकंड आपको याद रखना है ग्रेफाइट और थर्ड आपका जो C60 ये बेसिकली से हम बकमिंस्टर फ्लोरीन के भी नाम से जानते हैं, क्लियर। तो ये बेसिकली आपके 3 इलेक्ट्रोप्स होते हैं कार्बन के, जिसमें से आपका एक आपका ये डायमंड होता है। तो ये डायमंड बेसिकली आपका इंसुलेटर्स होता है। और ये पेपर आपका ये ड्राई, ये भी आपका इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप रटने मत बैठ जाइएगा कि इसकी वैल्यू आपको रट ले, नहीं, आपको केवल कंपैरिजन करना है कि जो आपका एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, क्लियर। तो इसलिए इसका आंसर आपको जो है मैं बताया ही था, जो भी आपका प्रीवियस जो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस किया, इसका आंसर आपका जो है वो नाइक्रोम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है, कॉलम ए में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के नाम मेंशन है, कॉलम बी में सोर्सेस मेंशन है। प्रोटीन रिच फूड, फैट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, विटामिन रिच फूड। कॉलम बी में आपके सोर्सेज हैं व्हीट, लेमन, एग व्हाइट एंड बटर एंड चीज। तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वीडियोस के बीच में बताता हूं, अगर वो भी आपको पता है, जो चीजें आपको पहले पता होता है ना, उसी को पहले अप्लाई करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है आपका, ये व्हीट, गेहूं एंड राइस में अभी जस्ट डिस्कस ही किया। तो आपका ये जो ऑप्शन होगा थर्ड का ए, देखिए किस ऑप्शन में आपका मेंशन है थर्ड की मैचिंग ए के साथ। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आप पाएंगे थर्ड ए, क्लियर। ऑप्शन फोर्थ में, तो ऑप्शन आपका ये फोर्थ वही आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है आपके अपने एग्जाम में। प्रोटीन रिच फूड बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स आप बोल सकते हैं एग, और एग जो व्हाइट जो होता है, जिसमें बेसिकली आपका एग में कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन देखने को मिलता है, एल्ब्यूमिन, क्लियर। तो इस प्रोटीन का भी नाम आप याद रखेंगे। फैट रिच फूड बेसिकली आपका क्या होता है, तो बटर एंड चीज होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आप व्हीट से मैच करोगे। और विटामिन रिच फूड बेसिकली आपका लेमन, लेमन में बेसिकली कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन सी देखने को मिलता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम क्या होता है, तो केमिकल नेम बेसिकली आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, क्लियर। इसकी कमी से कौन सी डिजीज देखने को मिलता है, स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है। और ये लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आपसे पूछा जाता है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये सिट्रिक एसिड आपका ये कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है।
याद रखना है आपको, ये ऑर्गेनिक एसिड आता है। ऐसे एसिड जो आपके एनिमल से या फिर बोल सकते हैं कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लैक्टिक एसिड है तो एसिड, लेकिन ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका जो है ये लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड जो हमें टोमेटो से देखने को मिलता है, टोमेटो में ये पाया जाता है, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया। उसके बाद से टार्टरिक एसिड आपको देखने को मिलेगा टेमेरिंड और उसके साथ साथ ग्रेप्स में, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका ये 4th हो जाएगा। लेकिन इन सीआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसके बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए। मेज, मैंगो, मेलन, वाटरमेलन आप कह सकते हैं, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके स्वीट पोटैटो है और ये आपका पोटैटो है, आलू, क्लियर। और ये आपका व्हीट, राइस और ये बाजरा है। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैट जो प्लांट सोर्सेज हैं, ग्राउंडनट्स, जो बेसिकली इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, इसका बोटेनिकल नेम बेसिकली आपका रेकिस हाइपोजिया होता है। और ये सनफ्लावर ऑयल कह सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और ये कोकोनट ऑयल, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये सोयाबीन ऑयल, नट्स एंड तिल, ये आपके जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपके ये फैट के प्लांट सोर्सेज है। और ये जो नेक्स्ट आपका एनिमल सोर्सेज है फैट के, फिश कह सकते हैं, मीट, और उसके साथ साथ ये एग्स, और ये बटर, क्रीम, और ये मिल्क, और ये घी। घी तो बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, जो आपके ये एनिमल आपके ये फैट सोर्सेज है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो आपका इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज प्लांट में आप देख सकते हैं। जनरली आपके वो पल्सेस होते हैं, दाल आप कह सकते हैं, क्लियर। तो जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा पीस, मटर, सोयाबीन, बीन्स, और ये तूर दाल, मूंग दाल, और ये ग्राम में आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स बोल सकते हैं कि आपके प्रोटीन के होते हैं। और एनिमल सोर्स जब मैं बात करूं कि आपके प्रोटीन जो है एनिमल से भी ऑब्टेन होते हैं, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एक से देखने को मिलेगा पनीर। पनीर से बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जाम्स में, सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में, रॉकी 14C, रॉकी 14C जो है ये आपको कहाँ, इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका सोर्स जो है बेसिकली आपका ये पनीर होता है। तो इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। फिश हो गया, ये मीट हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए बेसिकली जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथेल्मिया डिजीज देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करें तो आपका ये मैंगो, कैरेट एंड पपाया होता है, क्लियर। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कुछ सोर्सेज आपके विटामिन बी के हैं, जैसे कि आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया एंड लीवर हो गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही आप बोल सकते हैं कि फूड मटेरियल आप डिफरेंट बोल सकते हैं कि सोर्सेज में आप यूज करते हो, क्लियर। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी की ही बुक की है, तो एनसीईआरटी बुक पे आप 100% रिलाई कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, जैसे कि आंवला हो गया, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। लेमन हो गया, ग्रीन चिली आपकी हरी मिर्च कह सकते हैं, गुआवा हो गया, और ये आपका जो है ऑरेंज एंड टोमेटो। टोमेटो में हमें ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपके कुछ सोर्सेज बोल सकते हैं कि विटामिन डी के, विटामिन डी हमें सनलाइट से ऑब्टेन होता है, फ्री में ये विटामिन मिलता है। लेकिन उसके कुछ सोर्सेज में जैसे कि फिश, मछली, और ये आपका एग, लीवर, और ये बटर एंड मिल्क, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम बताना है जो बेसिकली ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। इसके दो आइसोटोप्स हैं, दो समस्थानिक। आइसोटोप क्या होते हैं, तो सेम आपके जो है एटॉमिक नंबर, और उसके साथ साथ आपके डिफरेंट अलग बोल सकते हैं कि मास नंबर। और ये मास नंबर क्या होते हैं, मास नंबर को बेसिकली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का जब एडिशन करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा मास नंबर, क्लियर। ये बेसिकली जो आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें जो आपका मास नंबर जो होता है ना, वो बेसिकली आपका ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। और इसके दो आइसोटोप्स हैं, बोल सकते हैं कि 35 एंड 37, क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर। और उसके साथ साथ इसका जो है परसेंटेज भी दे रखा है, रफली आइडिया आप रखिए कि 75%, और ये आपका जो है नेक्स्ट आप इसको 25 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दिया है तो आप इसको 24.23%, एग्जैक्ट 25%। अगर एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो बेसिकली वहां पे डाटा दे रखा है कि 3:1 का रेशियो, क्लियर। ये दोनों आइसोटोप्स जो होते हैं ना, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो रेशियो जो देखने को मिलता है 3:1 का रेशियो, तो 75% और ये 25%, आपका ये 3:1 का रेशियो हो गया रफली, एनसीईआरटी का डाटा कहता है। तो ये बेसिकली उस पर्टिकुलर आपको एलिमेंट का नाम बताना है, तो कौन सा वो एलिमेंट है,
क्लोरीन, फ्लोरीन, स्टार्टिन एंड आयोडीन, और सारे के सारे जो एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 17 से ही बिलोंग करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। क्लियर। क्लोरीन 1735 के बारे में आपने सुना होगा, क्लोरीन 1737 के बारे में आपने सुना होगा। क्लियर। तो इसका आंसर बेसिकली आपका फर्स्ट हो जाएगा। और ये बोल सकते ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन फैमिली, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन एंड टेनेशाइन। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 117 होता है। और ये फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, और ये आयोडीन का 53 और स्टार्टिन का 85 होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका 3:1 का रेशियो देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका एवरेज एटॉमिक मास जो होता है क्लोरीन एटम का वो कितना होता है, तो 35.5 यू होता है। क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ इसके बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये आपका ये देखने को मिल रहा है आइसोटोप्स 35 एंड 37। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो बेसिकली 3:1 के रेशियो में देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा सा सोचेंगे तो 35 इंटू ये 75% देखने को मिल रहा है, तो 75/100, और उसके बाद से 37 कितना है 25%, तो 25/100। तो इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो 3:4 देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये आपको 35 इंटू 3/4 प्लस ये 37 इंटू 1/4 ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली आपका 105/4 और ये आपका हो जाएगा 37/4। ये आपका जो है इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 142/4 देखने को मिलेगा। फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो बेसिकली आपका एवरेज एटॉमिक मास जो होता है क्लोरीन एटम का वो कितना होता है, 35.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेसिकली आपको बताना था स्टार्स का दूसरा नाम, स्टार्स का दूसरा नाम आपको बताना था इस पर्टिकुलर ऑप्शन से। अगर इतना भी आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सैपोनिन, एमाइलम, ओलेस्ट्रा या फिर ज़ैंथन। और ये जो बेसिकली आपका जो स्टार्स का जो दूसरा नाम है वो आपको ये देखने को मिलेगा जो आपका सीड्स के पल्प में या फिर फ्रूट्स के पल्प में बोल सकते हैं, ट्यूबर्स में, उसके साथ साथ रूट्स एंड स्टेम और प्लांट्स में ये देखने को मिलते हैं। स्पेशली बोल सकते हैं कि कॉर्न जो आपका ये मक्का होता है, पोटैटोज, व्हीट एंड राइस में ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपका ये कौन सा आपका इसमें से ये जो कह सकते हैं कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सैपोनिन, एमाइलम या फिर ओलेस्ट्रा या फिर ज़ैंथन। तो याद रखिए स्टार्स का दूसरा नाम एमाइलम कर सकते हो, ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए सैपोनिन्स के बारे में, ये बेसिकली आपका ये सैपोनिन्स जो होता है ना, जो भी आपके दलहनी फसलें जो होती हैं उसके सेल्स में ये प्रेजेंट होता है आपका ये सैपोनिन्स। स्टार्स या फिर इसे हम एमाइलम भी कहते हैं, और ये बेसिकली ये किससे मिलकर के बने होते हैं, तो कह सकते हैं कि ग्लूकोज, अ नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तो हमें स्टार्स का फॉर्मेशन या फिर एमाइलम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस बॉन्ड का नाम आप याद रखें कि ग्लूकोज के जो भी आपके मॉलिक्यूल जो होते हैं किसके द्वारा आपके ये अटैच होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट आपका जो ओलेस्ट्रा या फिर ओलियन, ये बेसिकली जो है आपका ये फैट सब्स्टिट्यूट होता है, और ये कोई भी बोल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में जब हम इसको ऐड करते हैं ना तो कोई भी कैलोरीज नहीं देता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपका ये फूड मटेरियल है, उसमें फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसमें आपको ने क्या किया कि ओलेस्ट्रा या फिर ओलियन ऐड कर दिया, तो ये बेसिकली क्या करता है कि इलिमिनेट करता है फैट कंटेंट को। क्लियर, तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये ज़ैंथन गम जो होता है ये पॉलीसेक्राइड होता है, पहले याद रखिए कि ये तो पॉलीसेक्राइड होता है, और ये बोल सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूजेस भी देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि जो आपका फूड एडिटिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। जो भी आपके पॉइंट ऑप्शन में थे मैं आपके साथ डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर मैं आपको बता दूं क्लास 10th एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर रीड करोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस पर्टिकुलर चैप्टर से ये सीधा ये रिएक्शन उस पर्टिकुलर चैप्टर में दे रखा है। तो एनसीईआरटी को आप लोग खुद से पढ़िए क्योंकि वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो आपको देख रहे हैं कि CH3 CH2OH, ये आपका जो है इथाइल अल्कोहल होता है। जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या देखने को मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लाइट, या फिर वाटर एंड हीट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। तो याद रखिए ये आपको देखने को मिलेगा जब आपका इथाइल अल्कोहल, ये आपका क्या इथाइल अल्कोहल है,
एथेनॉल भी आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन जो है ना एनसीईआरटी में दे रखा है, ये पर्टिकुलर आपका ये इक्वेशन जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो ये आप बेसिक से समझिए, जब हम कोई भी आपका ये कार्बन कंपाउंड है जिसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि कार्बन अपने सारे के सारे जो भी इसके इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होता है उसको जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, उसके साथ साथ हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन को आपने बर्न किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 बना, हीट एंड लाइट बना, उसके साथ साथ इसका फॉर्मेशन हुआ, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये आपका मेथेन है, मेथेन को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है ये इथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने इसको बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं तो उसे तो हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड कार्बन के बीच में अगर आपका सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? और ये बेसिकली जब हम इनको बर्न करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेथेन हो गया, उसके साथ साथ C2H6 ये आपका एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सारे के सारे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। इनको जब हम बर्न करते हैं तो इनका जो फ्लेम्स होता है ना आपका ये बहुत ही क्लीन फ्लेम होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूं, जैसे कि मैं कहूं कि आपका जो है एल्कीन एंड एल्काइन बेसिकली आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर बोल सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दोनों ही कैटेगरी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप कह सकते हैं एथिलीन, आपका जो है CH2। क्लियर? तो ये बेसिकली जो है ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब आप इनको बर्न करोगे ना तो आपको येलो फ्लेम देखने को मिलेगा, पीला फ्लेम। क्लियर? और ये लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक देखने को मिलेगा। और ये जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो भी आपके फ्यूल्स होते हैं ना, कोल एंड पेट्रोलियम को जब हम बर्न करते हैं ना तो बहुत ही बोल सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कुछ ही अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर के बोल सकते हैं कि जो है उसमें प्रेजेंट होता है कोल एंड पेट्रोलियम में। और ये जब ये जलते हैं तो उसके रिजल्टेंट में आपको देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन होता है जो भी आपके सल्फर के ऑक्साइड्स और उसके साथ साथ जो भी आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और ये आप बोल सकते हैं कि मेजर पॉल्यूटेंट्स का ये मेन इंपॉर्टेंट कॉज बोल सकते हैं पॉल्यूशन का इन्वायरमेंट में। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट आपका बेसिक्स एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, उसके साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। इनमें से किस केमिकल का यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव, स्लो ब्राउनिंग और उसके साथ साथ डिस्कलरेशन, जो भी आपका ये फूड में देखने को मिलता है, जो आपके बिवरेजेस होते हैं, जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, इनके प्रिपरेशन में, स्टोरेज में और डिस्ट्रीब्यूशन में उस पर्टिकुलर केमिकल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें से कौन सा वो केमिकल है? सल्फाइड्स, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर फॉस्जीन? तो याद रखिए सल्फाइड्स है वो केमिकल। क्लियर? और ये सल्फाइड्स को आपको याद रखना है, सल्फाइड्स की मैं बारे में बात करूं SO3 डबल नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सल्फाइड तो ये क्या होता है? S डबल नेगेटिव होता है, ये सल्फाइड होता है। और एक होता है आपका सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव। क्लियर? तो ये तीनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ये क्लोरीन, तो इसका आपको याद रखना है, क्लोरीन इसका सिंबल होता है और Cl एटॉमिक नंबर 17 होता है। और ये आपका ये जो क्लोरीन जो होता है ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बेसिकली आपका येलो ग्रीन गैस होता है, ये आपका क्लोरीन गैस। क्लियर? और ये नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली इसे हम लॉफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। और ये फॉस्जीन आपका जो है CuCl2 होता है। क्लियर? लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है किससे? फॉस्फीन से। फॉस्फीन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे फॉस्जीन है और एक आपका बोल सकते हैं कि आपका एक कंपाउंड होता है फॉस्फीन का फॉर्मूला PH3 होता है। तो ये आपको याद रखना है, फॉस्फीन। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इनको खुद से रीड कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके नोट्स में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आयरन एज, इसका नेम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस दौरान जो आपका आयरन जो है ना इसको मोस्टली रिप्लेस किया गया था किस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि वुड से या फिर ब्रास से या फिर ब्रॉन्ज से या फिर स्टोन से। और ये इसका इम्प्लीमेंट किया गया था, यूज किया गया था हथियार को बनाने में इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में। क्लियर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली आपका ये ब्रॉन्ज हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और ये ब्रॉन्ज आपका एलॉय है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रॉन्ज जो होता है किस दो मेटल का आपका ये एलॉय होता है। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये आपका आयरन एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयरन एज बेसिकली आपका ये फाइनल इफोक बोल सकते हैं कि जो है 3 एज डिवीजन का प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का। और ये आपका जो प्रोसीड के बारे में बात करें तो स्टोन एज आपके बोल सकते हैं कि 3 इसमें देखने को मिलता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। मैं आपसे कुछ साइड में मैं डिस्कस किया हूँ। क्या आपको पता है कि पैलियोलिथिक साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मेसोलिथिक साइट के बारे में इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नियोलिथिक साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो रिकॉल कीजिए, ऐसा नहीं कि वीडियोस में आपको दे रहा हूं और आप साथ के साथ आगे देख रहे हैं फिर से बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना होता है, क्लियर। और उसके साथ साथ ये आपको ये ब्रॉन्ज एज देखने को मिलेगा। आयरन एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली जो भी आपके वेपन्स जो बने थे ना इस एज में जो है उसको रिप्लेस किया गया था आपके ब्रॉन्ज से, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेसिकली इस पर्टिकुलर सेट में, ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन इंडिया आपको बताना है। मेटूर प्लांट या फिर बेलगम प्लांट या फिर मोरी एल्यूमिना प्लांट या फिर दमन जोधी प्लांट। तो याद रखिए आपका भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी आपका ये जो प्लांट जो है आपका ये कौन है, आपका ये मोरी एल्यूमिना प्लांट। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपका ये मोरी वर्क है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिना रिफाइनरी कमीशन 1948 में। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या आप बता सकते हैं? ये आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पे, क्लियर। और ये छोटा मोरी झारखंड स्टेट में, क्लियर। और ये मेटूर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में याद रखेंगे, आपको ये तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेगा। और ये दमन जोड़ी ये बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, क्लियर। तो और ये बेलगम जो है आपको ये सिटी देखने को मिलेगा इंडियन स्टेट ऑफ, ये आपका जो है कर्नाटक में आपका ये लोकेटेड है। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो आपके ऑप्शन में जो भी पॉइंट था, एक एक ऑप्शन को आपको अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि ऑप्शन से नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं आपके एग्जाम में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन जो आपका एसोसिएटेड है किस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि फेमस पर्सनैलिटी से, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर कह सकते हैं कि जो है महात्मा गांधी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत सिंपल है, स्वच्छ भारत मिशन ये आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो आपका मिशन जो है किससे आपका ये जुड़ा हुआ है, तो महात्मा गांधी जी से, क्लियर। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन SBM इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 में, 2014 में। और ये बेसिकली जो है ये निर्मल भारत अभियान जो आपका ये लॉन्च किया गया था ना 2009 में, अच्छे तरीके से बेसिकली आपका ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसी को देखते हुए आपका ये लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, क्लियर। और इस इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि मिशन का इंपॉर्टेंट जो है एम क्या था, तो इलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लियर। ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना इसका इंपॉर्टेंट टारगेट था स्वच्छ भारत मिशन का, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2016 2026 नॉट 16 2026 ये आपका होस्टिंग कंट्री का नाम आपको बताना है। ये आपका गेम किस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा, कनाडा, यूएसए एंड ब्राजील, यूएसए, ब्राजील एंड चिली या फिर अर्जेंटीना, ब्राजील एंड यूएसए या फिर कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। तो याद रखिए ये आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये बेसिकली आपका होस्ट किया जाएगा 3 कंट्री के द्वारा, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और ये तीनों ही कंट्री बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट कंट्री है किस कॉन्टिनेंट का, नॉर्थ अमेरिका का, क्लियर। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है कौन, कनाडा देखने को मिलता है या फिर यूएसए। तो याद रखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कनाडा, देन यूएसए, देन आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको, क्लियर, CUM इस तरीके से भी याद रखिए। और यहाँ पे देखिए कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए ये आपको याद रखना है 2026 फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस वर्ष तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा, कब तक जारी रखा, तो 1967 या फिर 1968, 1971 या फिर 1969। तो ये बेसिकली कब तक उन्होंने ये जारी रखा था, तो 1971 तक। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू द एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओवर द हिमाचल प्रदेश until the state of Himachal Pradesh Act 1970 was enforced on 25th of January 1971, क्लियर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो जो मैं पर्सनल नंबर शेयर किया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वर्ड जो है बेसिकली आपका डायरेक्ट फ्री किक,
ये जो है आपका रिलेटेड है किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर बेसबॉल। तो आपका ये जो डायरेक्ट फ्री किक जो है ये किस खेल से आपका ये संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्री किक जो आपका ये मेथड जो होता है, रिस्टार्टिंग प्ले जो होता है प्ले एसोसिएशन फुटबॉल में, क्लियर। तो ये बेसिकली रिस्टार्ट किया जाता है गेम को, आप ऐसा बोल सकते हैं, फ्री किक के जरिए एक मेथड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस पर्टिकुलर सेट में, माटी अखोरा, क्लियर। ये भारत के निम्नलिखित किस जो आपका क्लासिकल डांस जो है ना, जैसे कि ओडिशी क्लासिकल डांस है, सतरिया क्लासिकल डांस है, कथक क्लासिकल डांस और ये कथकली, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका माटी अखोरा, ये जो आपका किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, ये आपका टर्म आप ऐसा बोल सकते हैं। तो याद रखिए ये आपका सतरिया से एसोसिएटेड है, ये असम का क्लासिकल डांस है, ओडिसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। केलू चरण मोहपात्रा बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी जो आपकी इससे अटैच है। ओडिसी क्लासिकल डांस है, कथक नॉर्थ इंडिया का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है नॉर्मली, और ये कथकली जो है इंपॉर्टेंट, ये केरल का क्लासिकल डांस है। कथकली एंड मोहिनीअट्टम दोनों ही आपका केरल का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। भारतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस देखने को मिलता है तमिलनाडु स्टेट में, क्लियर। ये आपका माटी अखोरा क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। ये आपका माटी अखोरा जो होता है ये बेसिकली आपका फाउंडेशन है आपका ये सतरिया डांस का, क्लियर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं माटी अखोरा, और ये एसएमईज में जनरली आपका माटी अखोरा मीनिंग क्या होता है इसका, एक्सरसाइज डन ऑन द ग्राउंड। ऐसा जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, आप ग्राउंड पे कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं माटी अखोरा, क्लियर। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपका, रेगुलेटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है या फिर स्टैट्यूटरी है या फिर कॉमन है, एंड नॉट और क्या नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता है, बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल एडजुडिकेटिंग एनी मैटर। इसको हिंदी में मैं रीड करूं जिससे हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सके। मौलिक कर्तव्य क्या है, जो कह सकते हैं कि और ये कानून द्वारा जो है लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन किसी भी मामले पर निर्णय लेते समय अदालतों द्वारा ये ध्यान में रखा जाता है। तो ये बेसिकली याद रखिए, ये आपका क्या है, रेगुलेटरी है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी है या फिर स्टैट्यूटरी है या फिर कॉमन है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्टैट्यूटरी, ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिए, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से लिया गया है। अगर आपके ऑप्शन में यूएसएसआर नहीं है तो रसिया को आप मार्क करेंगे, क्योंकि रसिया बेसिकली पहले जो है यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। और ये पार्ट 4A में आपको देखने को मिलेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए बेसिकली इसको ऐड किया गया था। रिकमेंडेशन भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बेसिकली ऐड किया गया था पार्ट 4A में, क्लियर। और ये ओरिजिनली आपके 10 ही नंबर थे, और ये कह सकते हैं कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में बेसिकली जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। इस समय प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 41A में आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में, क्लियर। स्टैट्यूटरी मींस क्या होता है, डिसाइडेड बाय लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस पर्टिकुलर सेट में, आपको बताना है बेसिकली उस पर्टिकुलर कमेटी का नाम बताना है जिसका इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये किस कंपनी का जो है, किस कमेटी का जो है बेसिकली आपका ये रिकमेंडेशन था, शाह कमेटी, हुसैन कमेटी, कामत कमेटी या फिर मलेगाम कमेटी। तो याद रखिए ये जो आपका रिकमेंडेशन था एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये बेसिकली आपका मलेगाम कमेटी का जो है वो रिकमेंडेशन था। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। शाह कमेटी के बारे में याद रखिए, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर कमीशन को कब जो है वो गठन किया गया था, इमरजेंसी के दौरान 1975 से लेकर के 77 तक इमरजेंसी रहा था अपने कंट्री में, और इसी समय बेसिकली जो है इस कमीशन को जो है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया गया था। और ये कह सकते हैं कि जो है इंक्वायरी करने के लिए जो भी आपके सभी एक्सेसिस कमिटी थे आपके इमरजेंसी के दौरान, और ये हेड किया गया था जस्टिस जेसी शाह के द्वारा, जो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्लियर। और ये आबिद हुसैन कमेटी, जिनका रिपोर्ट किस पे था, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म में था, और ये आबिद हुसैन कमेटी रिपोर्ट बेसिकली इनका था जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, और ये माना जाता है माइलस्टोन्स माना जाता है इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो आपके ऑप्शन में था, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली सेटअप किया गया था कमेटी जो है जिसको हेड किया गया था केबी कामत जी के द्वारा, जो है किस पे जो है
रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, जो आपका इम्पैक्ट हुआ था बोल सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। तो ये बेसिकली आपको याद रखना, आरबीआई के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर कमेटी को जो है वो गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका मालेगाम कमेटी, जो आपके साथ में डिस्कस ही किया, इसका आंसर भी था न्यू कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर कमेटी का इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस पर्टिकुलर सेट में, पढ़े भारत रीडिंग कैंपेन, ये लॉन्च किया गया था बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सपोर्ट करने के लिए, और कह सकते हैं कि इनकरेज उत्साह बढ़ाने के लिए जो भी बच्चे हैं जो आपका रीड जो होता है, पढ़ना जो होता है, उसको जॉयफुल बनाने के लिए, जॉयफुल लर्निंग बनाने के लिए, जिससे आनंद आ सके बच्चों में। और ये जो आपका ये जो एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1 जनवरी 2022 से, लेकिन ये कितने दिनों तक चला था, इसको आपको जो है नंबर बताना है, बेसिकली ये नंबर ऑफ डेज बताने हैं आपको, 200 डेज, 15 डेज, 150 डेज या फिर 100 डेज। तो ये आपका कितने दिनों तक चला था, ये आपका 100 डेज का कैंपेन था, कह सकते हैं पढ़े भारत रीडिंग कैंपेन। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा, पढ़े भारत, ये बेसिकली आपका एक कैंपेन। फोकस बेसिकली इस पर्टिकुलर कैंपेन का क्या था, जो है बच्चों के ऊपर जो है जो स्टडी जो होता है बाल वाटिका से लेकर के ग्रेड 8 तक के बच्चों पे ज्यादा फोकस था, क्लियर। और ये जो रीडिंग कैंपेन था बेसिकली आपका ये ऑर्गेनाइज किया गया था 100 डेज 14 वीक आप बोल सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जनवरी 2022 से लेकर के जो है 10 अप्रैल 2022 तक, क्लियर। तो ये आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हैरोल्ड डॉमर, ये बेसिकली आपका ये ग्रोथ मॉडल है, इससे बेसिकली ये हाईलाइट बोल सकते हैं कि हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इस पर्टिकुलर मॉडल के द्वारा हाईलाइट किया गया था। और ये आपका किस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का जो है ये कौन सा 5 ईयर प्लान जो है इस पर्टिकुलर आपका हैरोल्ड डॉमर पे बेस्ड था, तो फर्स्ट या फिर फोर्थ या फिर सेकंड या फिर थर्ड। तो याद रखिए आपका फर्स्ट जो आपका 5 ईयर प्लान था जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे ही बेस्ड था, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन आप बोल सकते हैं कि 1951 से लेकर के 1956 तक था, और ये मेन फोकस था इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो है प्राइमरी सेक्टर पे, क्लियर। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका बेस्ड था हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे, और ये टारगेट ग्रोथ रेट जो अचीव किया गया था 2.1%, ये तो आपका टारगेट ग्रोथ था, लेकिन जो है आपका ये अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना अचीव किया गया था 3.6%। बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपका सक्सेसफुल रहा था। टारगेट तो केवल और केवल 2.1% था, लेकिन अचीव कितना किया गया था 3.6%, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आपका ये सक्सेसफुल आपका ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। एथेनोइक एसिड, जो बेसिकली आपका सिनोनिम बोल सकते हैं किस पर्टिकुलर एसिड एसिडिक लिक्विड का, जो आपका यूज किया जाता है किचन में अराउंड द वर्ल्ड एज ए बेसिक सीजनिंग इन द प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ सर्टेन फूड्स। तो एथेनोइक एसिड के आप सिनोनिम्स या फिर पर्यायवाची बोल सकते हैं उस अम्लीय तरल का नाम। तो ऑप्शन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। एप्पल जूस से और एथेनोइक एसिड से कोई मैच देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। कॉस्टिक सोडा, ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये तो नहीं होगा। विनेगर, यस। एथेनोइक एसिड में मैं बार बार कह चुका हूं, एथेनोइक एसिड से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा विनेगर में बेसिकली ये आपका एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड का जो है बेसिकली आपका IUPAC नेम होता है आपका एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड का हो या फिर एथेनोइक एसिड का हो, दोनों एक ही बात हुआ। तो इसका आंसर आपका जो क्या हो जाएगा, विनेगर हो जाएगा। और ये वैनिलीन, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। जो भी मैं ये तो लेक्चर आपका 14 है ना, इससे पहले जो भी मैं लेक्चर लिया हूँ वैनिलीन के बारे में डिस्कस किया हूँ आपके साथ। तो याद रखिए जो भी पॉइंट मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड के बारे में बात करें, ये बेसिकली आपको याद रखना है कि जो भी आपका एथेनोइक एसिड जिसे हम कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये इसमें आपको ये कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्लियर। ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और ये आपका COOH ये क्या होता है, आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, क्लियर। 5 to 8% सोल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड, जो बेसिकली आपका वाटर में, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, विनेगर के नाम से जानते हैं, जिसका वाइडली यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स, जो आपके अचार जो होते हैं ना, पिकल्स में अचार होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर एथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है। और उसके साथ साथ जो, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑफन जो भी आपका ये
फ्रीजेस हो जाता है, जम जाता है विंटर के दौरान कोल्ड क्लाइमेट्स में। और ये बोल सकते हैं कि इसका अनदर नेम भी है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब ये जम जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, तो आपको ये देखने को भी मिलेगा। और ये एसिडिक नेचर इसी की वजह से देखने को मिलता है। ये आपका एसिड होता है एथेनोइक एसिड, क्लियर। और ये जो भी आपके जो मिनरल एसिड, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, आपका मिनरल एसिड है। और ठीक उसी प्रकार से जो है ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि आपका ये आयन में टूट जाता है, पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आयोनाइज हो जाता है। और ये बेसिकली आपका ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आपका ये वीक एसिड्स होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्शन के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो रिएक्शंस के बारे में बात करें इथेनोइक एसिड से, तो एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पूछा जाता है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में याद रखिए सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका इथाइल एसीटेट एस्टर बनेगा, क्लियर। और ये क्या यूज होगा इसमें, तो एसिटिक एसिड CH3COOH और ये इथाइल अल्कोहल, दोनों की रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से। और यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका CH3COO, क्लियर, यहाँ से एक आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ से अलग होता है और यहाँ से क्या आपका अलग होता है, तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा CH3CH2 ये OH यहाँ से आपका ये अलग होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH दोनों अलग होकर के क्या बना दिए, वाटर बना दिए। तो वाटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। ये बनता क्या है, तो इथाइल एसीटेट एस्टर बनता है। इसमें रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड के साथ, किसके के साथ, जो है इथाइल अल्कोहल के साथ। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो आपका जो एथेनोइक एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑब्सोल्यूट एथेनॉल से, एथेनॉल कर लीजिए या फिर बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल, दोनों आपका ये सेम ही बात हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट, एक एसिड कैटालिस्ट इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, क्लियर। और ये आपके जो भी स्टर्स जो होते हैं ना, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, बहुत खुशबूदार आप कह सकते हैं। अगर खुशबू अच्छी आ रही है तो आप कह सकते हैं कि आपका ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है, स्टर्स कंपाउंड हो सकता है। इसलिए इसका यूज भी किया जाता है जो भी आपके परफ्यूम्स हो गए हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स को बनाने में, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। जब ये आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड कह लीजिए। ये बेस के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना, CH3COONA बना, हाइड्रोजन गैस आपका ये रिलीज हुआ, क्लियर। तो ये बना क्या आपका CH3COONA, बेसिकली से हम कहते हैं सोडियम एसीटेट कहते हैं, क्लियर। और जब ये इसकी रिएक्शन देखने को मिलता है कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कह सकते हो कि जो है बाइकार्बोनेट्स, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका CH3COOH एसिटिक एसिड, ये आपका जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, क्लियर। इसके साथ रिएक्ट हुआ तो क्या देखने को मिला, जो हमें देखने को मिला ये साल्ट बना, ये आपका जो सोडियम एसीटेट CH3COONA, क्लियर। उसके साथ साथ वाटर एंड CO2 देखने को मिला, CH3COOH एसिटिक एसिड, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कह लीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो क्या देखने को मिला, CH3COONA, दोनों ही कंडीशन में CH3COONA ही देखने को मिल रहा है, सोडियम एसीटेट ही देखने को मिल रहा है। और ये अब बोल सकते हैं कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फरवरी 2022 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, क्लास 1 to 7 स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए। आपको बताना है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का क्या नाम था, श्रेयस शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा या फिर फराय शिक्षालय। तो उसका क्या नाम था, फराय शिक्षालय, ऑप्शन आपका ये 4th करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए फराय शिक्षालय या फिर नेबरहुड स्कूल्स। और ये ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम था, प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए था। और ये इनको पढ़ाया जाएगा ओपन स्पेसेस में, क्लियर। और ये फराय शिक्षालय में बेसिकली मिड डे मील भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिकली किस पर्टिकुलर ईयर में इंडियन हॉकी मेंस हॉकी टीम के द्वारा जो है ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया था, स्वर्ण पदक जीता गया था 1984 में।
1980 में या फिर 1992 में या फिर 1988 में। तो याद रखिए 1980 में जो है ये गोल्ड मेडल जीता गया था इस पर्टिकुलर, अगर आप ऑप्शन को कंपेयर करते हो। बेसिकली मेंस हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक गेम्स में 8 टाइम्स 8 बार जो है गोल्ड मेडल जीता गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, देख रहे हैं यहाँ पे लगातार। उसके साथ साथ जो है यहाँ तक लगातार 28, 32, 36, उसके बाद यहाँ पे गैप देखने को मिला 1948 में, फिर 1952 में, फिर 1956 में, फिर 1964 में, और ये लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं 1980 में। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस पर्टिकुलर सेट का 22 क्वेश्चन। इसमें से कौन सा आपका जो है, जो यहाँ पे ऑप्शन मेंशन है, जो भारत का जो आपका प्रियम्बल है, इंडियन प्रियम्बल में बेसिकली आपका इनमें से किसका उल्लेख किया गया है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर फ्रेटर्निटी एश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और अगर अच्छा स्टेटमेंट है तो इसका आंसर वही होगा जो अच्छा लग रहा है, और ये वाकई में पॉइंट जो है मेंशन है आपके प्रियम्बल में। क्लियर? प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे के रूप में। क्लियर? और ये इसमें अमेंड भी किया गया था, जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये लाइन कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसमें एज इट इज आपको इस स्टेटमेंट को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि कभी कभी बीच का स्टेटमेंट ये वर्ड गायब करके आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जस्टिस के बारे में बात करें, सोशल, इकोनॉमिकल एंड उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल, 3 टाइप का जस्टिस देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर प्रियम्बल में बात करी गई है 3 टाइप के जस्टिस के। क्लियर? सोशल जस्टिस, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल, और ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस, और ये लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये देख रहे हैं ना, यही आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था, और ये इसका करेक्ट आंसर था। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और ये फ्रेटर्निटी, ये श्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सितंबर 2022 में बेसिकली निम्न में से किसे, इनमें से किनको जो है बेसिकली भारत के चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जो है उनको अपॉइंट किया गया था? जनरल दलबीर सिंह सुहाग, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल आपके जो अनिल चौहान रिटायर्ड, या फिर बोल सकते हैं जनरल मनोज पांडे, या फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो याद रखिए सितंबर 2022 में जो है सीडीएस किनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया था? जो है एलटी जनरल अनिल चौहान जी को। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनको बेसिकली जो है ये 1 जनवरी 2022 में बेसिकली ये इनके द्वारा ये ऑफिस को संभाला गया था। और ये जनरल अनिल चौहान, ये आपका ये 4 स्टार आपका ये पोस्ट होता है एसडीएस का, और ये 4 स्टार जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी कह सकते हैं कि जो अनिल चौहान, ये आपके सेकंड चीफ डिफेंस स्टाफ बने थे। क्लियर? और ये कह सकते हैं कि कब जो है ये फोर्स में आए थे? 30 सितंबर 2022 में। आप इनको यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। मनाली एंड केलांग के बीच यात्रा का समय और समग्र दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग, ये आपका सिंगल ट्यूब टनल सुरंग में बेसिकली आपका कह सकते हैं इंग्लिश में टनल, उसका नाम बताना है। जवाहर टनल, अटल टनल, या फिर करबुडे टनल, या फिर नटू वडी टनल। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका किस टनल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है? अटल टनल के बारे में। ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अटल टनल को बेसिकली हम रोहतांग टनल के भी नाम से जानते हैं, और ये बेसिकली जो है जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे पड़ा है, ये बेसिकली अटल टनल। क्लियर? और इसका लेंथ देख रहे हैं आप यहाँ पे 9.02 किलोमीटर। उसके साथ साथ ये आपका हाईएस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल एवं बोल सकते हैं कि 10,000 फीट पे पूरे वर्ल्ड में, ये यहाँ पे देख सकते हैं अटल टनल को। क्लियर? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में था आपका जवाहर टनल। तो जवाहर टनल को बेसिकली हम बनिहाल टनल के भी नाम से जानते हैं, और ये इसका इंपॉर्टेंस जो है लेंथ जो है इस टनल का कितना है? 2.85 किलोमीटर। कुछ डाटा है जिसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है करबुडे टनल,
इसका जो लेंथ आपको देखने को मिलेगा 6.5 किलोमीटर। ये आपका लॉन्ग टनल बोल सकते हैं कि करबुडे टनल, और ये आपको देखने को मिलेगा कोकण रेलवे। ये लाइन आपका ये लॉन्गेस्ट टनल है कोकण रेलवे लाइन का। क्लियर, ये आपका जो है करबुडे टनल। क्लियर, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो है ओक्सी एंड वोके स्टेशन के बेसिकली आपका ये बीच में लोकेटेड है। आपका ये कोकण रेलवे का पार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हैं करबुडे टनल। नेक्स्ट आपका जो है नटुवडी टनल, आप इनको इमेज में भी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका स्टार्ट किया गया था 1997 में नटुवडी टनल, और ये बेसिकली इसका लेंथ कितना है 2.7 मील्स। क्लियर, और ये आपका ये भी जो है नटुवडी टनल जो है आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड डार्केस्ट टनल जो है आपका महाराष्ट्र का, और ये भी आपका पार्ट है कोकण रेलवे का। क्लियर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का, रिक्की केज, ये बेसिकली इनके द्वारा जो है निम्न में से किन एल्बमों में से बोल सकते हैं कि 2023 का जो है अपना तीसरा जो है वो ग्रैमी पुरस्कार जीता गया था। तो मन में अमन, या फिर डिवाइन टाइड्स, या फिर बैलेड ऑफ माया, या फिर बोल सकते हैं कि विंड्स ऑफ समसरा। तो याद रखिए बेसिकली रिकी केज के द्वारा जो है जो उस पर्टिकुलर एल्बम के लिए जो है 2023 का जो है अपना थर्ड ग्रैमी अवार्ड जीता गया था। क्या नाम था उसका? नाम था जो है डिवाइन टाइड्स। ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, रिकी केज को एक म्यूजिशियन वन द थर्ड ग्रैमी अवार्ड ऑफ द एल्बम डिवाइन टाइड्स। क्लियर, और इनके को रोट विद रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड। क्लियर, तो आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। इसी के साथ बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 का 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 14 आपका ये कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस किया उसको आप बहुत अच्छे से रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस में उसको यूज भी कीजिएगा। क्या जो मैं पॉइंट में डिस्कस करता हूँ हर एक वीडियोस में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो जो मैं पर्सनल नंबर में शेयर किया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बाय 2023 के वीडियो नंबर 15 में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।